मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परचम क्लासेस में। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में मैं दिलीप पुरी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मोदी जी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक जो हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटी में, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको फोटो देख के वैसे पता ही पड़ गया होगा कि आज हम डिस्कशन करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। स्पेसिफिकली मोदी जी के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ही इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सब आप सबको पता ही होगा। ही इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन आवर कंट्री राइट नाउ। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? आज हम डिस्कशन करेंगे प्राइम मिनिस्टर की गद्दी के बारे में या ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नॉट स्पेसिफिकली एनी प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी, इनके बारे में डिस्कशन हम नहीं करेंगे। बट एज अ रिचुअल बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, गो थ्रू दिस प्रिल्यूड, इसके बाद हम क्लास चालू करते हैं। सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज का टॉपिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री। तो कौन होता है भारत का प्रधानमंत्री? सो भारत का जो प्रधानमंत्री है या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, सो ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे देश की जो सरकार है, जो हमारी जनता ने एक सरकार चुनी है, उस सरकार का जो हेड होगा वो कौन होगा? वो होगा प्राइम मिनिस्टर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलता हूं तो कई लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हु इज द प्रेसिडेंट देन। क्योंकि जब हमने प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ा तब भी हमने ये पढ़ा कि ही इज ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव हेड, ही इज ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव हेड। बट ये एग्जीक्यूटिव हेड क्या है? ये एग्जीक्यूटिव हेड है हेड ऑफ द स्टेट। ये हमारे भारत देश के हेड है, स्टेट के हेड है। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। बट इनके पास एज सच कोई पावर्स नहीं रहती। ये नॉमिनल हेड है, ये नाम के हेड है, सेरिमोनियल पावर्स रहती है इनके पास। ये बहुत अच्छी तरीके से हम प्रेसिडेंट चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं कि इनके पास कुछ खास पावर्स नहीं है। इनका काम मोस्टली अरेंजमेंट करना है, ऑर्गेनाइज करना है, हमारी पॉलिटिकल सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना है, प्रोटेक्ट करना है, साथ ही साथ अरेंजमेंट करना है। मेन ऑर्गेनाइजेशन का काम है। और जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे इस भारत देश में, वो लिए जाएंगे इनके नाम पे। एक्शन लिए जाएंगे इनके नाम पे, पर एक्शन ये नहीं ले सकते। एक्शन खुद ये नहीं लेते। एक्शन जो भी लेगा, जो शाहरुख खान है या अक्षय कुमार है इस पिक्चर का, वो कौन होता है? वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो एक्शन हीरो है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ही इज द रियल हेड, ही इज द रियल हेड ऑफ आवर कंट्री। और इनको बोला जाता है हेड ऑफ गवर्नेंस या हेड ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर है बात? तो आई होप आपको दोनों के डिफरेंस तो क्लियर हो गए होंगे। दोनों ही हेड है, प्राइम मिनिस्टर भी हेड है, एग्जीक्यूटिव का हेड है, बट प्राइम मिनिस्टर गवर्नेंस, जो टीम हमने चुनी है, जो टीम हमारा भारत देश का गवर्नेंस देखती है, उस टीम का कैप्टन कौन है? उस टीम का कैप्टन है प्राइम मिनिस्टर, जो आज की तारीख में है नरेंद्र मोदी। तो अगर हम स्पोर्ट्स की तरह लेंगे तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी टीम का जो कैप्टन है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना? तो अगर स्पोर्ट्स की तरह हम गवर्नेंस को लें कि हमारे भारत देश को चलाने को, सिस्टम को चलाने को अगर हम माने कि एक स्पोर्ट्स है, तो उस टीम का, टीम कौन है? टीम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, उस टीम का गवर्नेंस को चलाने का जो कैप्टन होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। और जो इसका मैनेजर होगा, इस टीम का मैनेजर होगा, वो होगा प्रेसिडेंट, जिसका काम है कि सबको अपॉइंट करना, सबको अरेंज करना, सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन के पीछे नीचे साइन लेना, सील लगाना। तो ये सारे काम रहते हैं प्रेसिडेंट के। ऑर्गेनाइजेशन करना और सबको अरेंज करना, ये काम मेन रहता है प्रेसिडेंट का। और मेन जो खेल है, जो मेन शतरंज का खेल है या जो भी गेम है, उसको खेलने वाला कैप्टन कौन है? वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री या भारत का प्रधानमंत्री। अब यहां तक जब हम इसको समझते तो हमें कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि जब हम सोचते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेसी, ये बात तो सबको क्लियर है, हम एक डेमोक्रेसी हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, जहां पे जनता अपनी सरकार चुनती है जो देश को चलाएगी। लेकिन सिमिलरली यूएसए की अगर मैं बात करूंगा तो यूएसए भी तो भैया एक डेमोक्रेसी है। यूएसए की अगर मैं बात करता हूं तो यूएसए भी एक डेमोक्रेसी है। लेकिन फिर यूएसए को हेड को प्रेसिडेंट क्यों बोलते हैं? रियल हेड भी वहां पे प्रेसिडेंट ही होता है। और यहां जो हमारा प्रेसिडेंट है वो ना के बराबर है, उसका कोई काम ही नहीं है, उसका कोई रोल ही नहीं है, मोटा मोटा उसके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है भी तो गवर्नेंस से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसा फर्क क्यों आता है? तो इसको जानने के लिए आपको, कई लोगों को तो पता ही होगा, बट फिर भी जिनको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं कि दो टाइप का सिस्टम होता है। एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस और एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। दोनों ही की दोनों डेमोक्रेसी में फॉलो किए जा सकते हैं। आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस भी चूज कर सकते हैं, आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस भी चूज कर सकते हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर थे उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चुना। ठीक है? अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? दो हेड होते हैं।
एक होता है हेड ऑफ स्टेट और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे भारत देश में तो हमने बहुत क्लियरली समझ लिया कि हेड ऑफ द स्टेट तो हो गया हमारा रिपब्लिक प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि हमें रिपब्लिक बनाना था तो हमने प्रेसिडेंट करा। और हेड ऑफ गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट कौन हो गया, हमारा प्राइम मिनिस्टर, जो मेन खेल खेलेगा, उस टीम का कैप्टन होगा, कैप्टन ऑफ द शिप होगा। ठीक है। लेकिन यूके में जहां से हमने लिया है, जिसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर मॉडल, क्योंकि वहां की जो पार्लियामेंट है दैट इज इन वेस्टमिंस्टर, तो उसको वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट बोला जाता है या फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बोला जाता है। तो वेस्टमिंस्टर में क्या है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है यूके में, वहां पे प्रेसिडेंट ना होके वहां का क्या है, वहां का क्राउन, वहां का एम्पर, क्योंकि वो रिपब्लिक पोस्ट नहीं बनाई उन्होंने हेड ऑफ द स्टेट की, वहां का जो चलता हुआ एम्पर आ रहा था उसी को कंटिन्यू किया गया है, उसी लीनिएज को कंटिन्यू किया गया है। और हमेशा जो उनकी औलाद होगी, उनका लीनिएज में जो भी उत्तराधिकारी होगा वो ही क्राउन टर्म किया जाएगा, एंड ही विल बी कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द स्टेट। पावर्स मोर और लेस सिमिलर है हमारे प्रेसिडेंट की तरह, जो हमारी प्रेसिडेंट की पावर्स हैं वही पावर इनके पास है वहां पे यूके में। और वहां पे भी क्या है, एक प्राइम मिनिस्टर है, जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, जो पूरी गवर्नेंस देखता है, जो पूरी गवर्नमेंट चलाता है। ठीक है, उस गवर्नमेंट का कैप्टन है। लेकिन यूएसए इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, दैट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चलती है। तो वहां पे भी क्या है, आप ऐसा मान ले कि हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही इंसान है। हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नेंस एक ही इंसान है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही इंसान है। क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो आपको पता है कि उधर उसका कोई खास काम है ही नहीं, सिर्फ साइन करने का काम है या छोटे मोटे अरेंजमेंट का काम है। तो ऐसी कोई खास इनके पास काम नहीं है। तो इन दोनों पोस्ट को मर्ज करके वहां पे जो हेड बनाया जाता है, वहां का प्रेसिडेंट ही हेड हो जाता है। वहां का जो प्रेसिडेंट है उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो प्रेसिडेंट ही है। ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो और द गवर्नेंस ऑल्सो। तो बस यहां पे ये दोनों अलग अलग पोस्ट हैं, यहां पे ये दोनों पोस्ट मिलके एक ही में लाइन अप करती हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर है? तो ज्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सो वी फॉलो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये मैंने अभी आपको समझा ही दिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। हमारे जो प्रेसिडेंट है उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, जिसको हम अगर लैटिन वर्ड्स में बोलेंगे तो इट इज डी योर, DJURE। प्रोनाउंसिएशन में योर आता है, बट उसका स्पेलिंग की अगर बात करेंगे तो JURE होता है, डी योर हेड, यानी कि नॉमिनल सिर्फ नाम का हेड है। वहीं पे अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर हमारा हो जाता है डी फैक्टो हेड। क्या हो जाता है? डी फैक्टो हेड है, मतलब रियल पावर्स किसके पास है, हमारे प्रधानमंत्री के पास है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो ये तो इनके बारे में थोड़ी सी बात करिए। दोनों के दोनों हेड है, ये स्टेट के हेड है, ये गवर्नमेंट के हेड है, ऐसे मान लो आप। इन अदर वर्ड्स, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो मेन काम करेगा, जो मेन खेल खेलेगा, उसके राजा, उसका कैप्टन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैसे होता है। प्राइम मिनिस्टर हमारे भारत देश का कैसे बनता है, प्रेसिडेंट कैसे बनता है ये तो हमें पता है, जो हमारा प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफर वोट, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट वाइज और मैथमेटिकली जो किस तरीके से उनकी गणित कैलकुलेशन होती है ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू करके देख सकते हैं। अब आती है बात प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कैसे होता है, कैसे किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्यों मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, क्या गणित बैठी कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, किसी और को क्यों नहीं बनाया गया। तो कई बच्चों को यह गलतफहमी होती है कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, कि डायरेक्टली हम चूज करते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। यहां जो प्रोसेस है उसको देख के ये लगता है कि वो डायरेक्ट इलेक्शन का पार्ट हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी एक टाइप का इनडायरेक्ट इलेक्शन ही है, एक टाइप का इनडायरेक्ट इलेक्शन ही है। हम डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं चुनते, हम डायरेक्टली वोट करके ये नहीं करते कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। इसको दो प्रोसेस में तोड़ते हैं। सबसे पहले होता है लोकसभा के इलेक्शन, सबसे पहले होते हैं लोकसभा के इलेक्शन, जिसको हम जनरल असेंबली इलेक्शन भी बोलते हैं, जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं। तो हमारे भारत देश को, हम भारत देश को लोकसभा में कौन बैठता है, लोकसभा में कौन बैठते हैं, जो हमारे अलग अलग स्टेट से कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आए वो जाके लोकसभा में बैठते हैं। इनको डायरेक्टली कौन चूज करता है? पीपल, ठीक है, हमारे देश की जनता, जो आम आदमी है, जो वोट दे सकती है, 18 साल के ऊपर जो वोट दे सकती है, वो चुनती है लोकसभा के मेंबर्स को, वो चुनती है लोकसभा के मेंबर्स को। फिर लोकसभा के मेंबर जब आते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, सेशन में बैठते हैं, तो जिस पार्टी के सबसे ज्यादा लोग हैं, जो भी पार्टी लोकसभा में मेजॉरिटी में है, उसके लीडर को चुना जाता है
प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो अगर देखें, ये मैंने आपको बाइफर्केशन दे रखा है कि लोकसभा की सीट्स कहाँ, कौन कौन सी स्टेट से कितनी कितनी सीट्स हैं। आई होप आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा ब्राइट हो तो मैं आपको नरेट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, उससे आप समझिएगा। तो ये हर स्टेट में क्या होता है, लोकसभा की सीट्स होती हैं, राज्यसभा की सीट्स होती हैं, ठीक है। लोकसभा की सीट्स होती है, राज्यसभा की सीट्स होती है। हम बात कर रहे हैं अभी लोकसभा की सीट्स के बारे में। तो लोकसभा की सीट्स तय कैसे होती है, ऑन दी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ती है, ये सारा गणित आपको आती होगी। कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे लोकसभा की सीट डिसाइड हुई। हमारी टोटल सीट्स आज की तारीख में कितनी है, 543 सीट्स हैं। तो पूरे भारत देश की 543 सीट्स हैं लोकसभा में। अब हर स्टेट को कुछ कुछ सीट्स दी गई हैं ऑन दी बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। हर स्टेट को कुछ कुछ सीट्स दी गई हैं। तो जैसे यूपी की अगर हम बात करेंगे, ये ऊपर ऊपर वाले फिगर देने, नीचे वाले फिगर नहीं देखने। 80 सीट्स हैं यूपी की। राजस्थान की मैं बात करूंगा, हमारी स्टेट की, तो कौन सी होगी, 25 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर। 40 अगर बात करेंगे बिहार की सीट्स हैं। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो 42 सीट्स हैं लोकसभा में। तो इस तरीके से हर स्टेट के पास अपनी कुछ सीटें हैं लोकसभा के अंदर। अब इन सीट्स पे होता है इलेक्शन, जिसको बोलते हैं हम जनरल इलेक्शन। इन सीट्स पे होता है इलेक्शन हर स्टेट में, हर जगह। क्लियर है। तो जैसे यूपी की 80 सीट है, तो इन 80 सीट पे होगा चुनाव। अब अलग अलग पार्टीज के लोग इस सीट के लिए लड़ेंगे। तो ये 80 सीटें हैं, तो हर पार्टी के लोग अपने अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और फिर इनके होंगे चुनाव। उस चुनाव में जो भी जीतेगा वो बन जाएगा लोकसभा का मेंबर, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं अपन इनको। क्या बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो भी उस सीट पे जीता, इन 80 सीट पे जो जो आदमी जीता, हो सकता है 40 बीजेपी के जीते, हो सकता है 20 कांग्रेस के जीते, हो सकता है 10 आपके जीते, उससे अपने को मतलब अभी नहीं है, ठीक है। जो भी जिस सीट पे जीता वो उस सीट के थ्रू पहुंच जाएगा लोकसभा के अंदर। कहां पहुंच जाएगा, लोकसभा में पहुंच जाएगा, या लोअर हाउस में हमारे जाके उसको विराजमान हो जाएगा कि भैया ये इस सीट से जीत के आया है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये बंदा जीत के आया है। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है। जिस तरीके की उसकी पॉलिटिक्स उसके एरिया में चलती है, उसके अकॉर्डिंग उसको वोट मिलेंगे। फिर वो जब जीतेगा तो उसको भेज दिया जाएगा लोकसभा के अंदर। क्लियर है बात। तो इसी तरीके से 80 लोग जाएंगे यूपी से, 40 लोग जाएंगे बिहार से, 25 जाएंगे राजस्थान से, 26 जाएंगे गुजरात से, 42 जाएंगे वेस्ट बंगाल से। क्लियर है बात। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गई हो। ये सब जाके बैठेंगे कहां पे, लोकसभा में। ये सब बैठेंगे कहां पे, जाके लोकसभा में। टोटल कितने होंगे ये, 543, ठीक है। 543 लोग होंगे। ये सब जाके बैठेंगे लोकसभा के अंदर। अब लोकसभा में देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी के लोग मेजॉरिटी में हैं, कौन सी पार्टी के लोग मेजॉरिटी में है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं। हर पार्टी अपना कंटेंडर खड़ा करेगी। जो भी पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है, चुनाव लड़ना चाहती है, अपने कैंडिडेट को खड़ा करना चाहती है, अपना वर्चस्व लहराना चाहती है, वो अपना बंदा खड़ा करेगी। अगर बंदा जीतता है तो वो जाके बैठेगा लोकसभा के अंदर। अब फाइनली जाके देखा जाएगा कि 543 लोगों में से सबसे ज्यादा कौन सी पार्टी के लोग हैं, जिसको बोला जाता है मेजॉरिटी। क्या बोला जाता है, मेजॉरिटी। कौन सी पार्टी के मेजॉरिटी में लोग हैं। आउट ऑफ 543 जो जनरल कन्वेंशन है वो क्या है, 270, 272 लोग जिस भी पार्टी के होंगे। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकांश। तो अधिकांश लोग कब होंगे 543 में, जिसके 272 होंगे। अगर आधा करेंगे तो 271.5, और इससे ज्यादा 272। जिस भी पार्टी के 272 और मोर पीपल होंगे, ज्यादा लोग होंगे, उस पार्टी का जो लीडर होगा, उस पार्टी का जो लीडर होगा वो बन जाएगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। वो बन जाएगा हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी होगी लोकसभा में, उस पार्टी का लीडर बनेगा प्राइम मिनिस्टर। अब ये तो क्या है, जब है कहानी, जब आपको 272 वोट मिल गए हों, या आपके 272 कैंडिडेट पहुंच गए हों पार्टी के, तो मेजॉरिटी दिख रही है। लेकिन कई बार हो सकता है कोई भी पार्टी 272 वोट अचीव नहीं करे, या 272 सीट लोकसभा में नहीं ले पाए। ठीक है ना। किसी को 150 है, किसी को 120 है, किसी को 190 है, किसी को 194 है। इस तरीके से हो सकता है। मतलब मैं आपको लूज एग्जांपल दे रहा हूं, अलग अलग बाइफर्केशन हो सकता है। किसी भी पार्टी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड 272 सीटें अचीव नहीं करी, तो यहां पे मेजॉरिटी अचीव हुई नहीं किसी भी एक पार्टी की। तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको बनानी पड़ती है कोलिशन, उनको बनाना पड़ता है गठबंधन। ठीक है। अभी इसकी डिटेल और आएगी, गठबंधन आप कब बना सकते हैं, प्री पोल बनाना है या बाद में पोस्ट पोल भी हो सकता है। तो ये आगे अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा। बट अभी अगर अपन लूज टर्म्स में बात करें, कोलोकियल टर्म्स में बात करें, तो यहां पे क्योंकि किसी भी पार्टी ने 272 वोट या सीट्स अचीव नहीं करी, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं, 272 किसी ने भी अचीव नहीं करी 272 सीट्स,
तो क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, अमलगमेशन किएगा, या बोल सकते हैं कोलिशन किया जाएगा, पार्टियों को जोड़ा जाएगा कि भैया आप लोग जुड़े और अब आपका जो लीडर है उसको फिर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से जो भी पार्टी मेजोरिटी में होगी या जो भी कोलिशन मेजोरिटी में होगा उसके लीडर को बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर। यह आपको नॉर्मल सेंस में भी समझना है, इसमें थोड़ी सी और स्पेसिफिकेशन, थोड़ी सी और डिटेल आएगी, बट मोटी मोटी कहानी आपकी यही रहेगी। तो इस तरीके से आपके प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। अब प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाएगा? लीडर ऑफ द हाउस, लेकिन इसको अपॉइंट कौन करेगा? उसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। मैनेजर कौन है? अरेंजमेंट का काम किसका है? सारा प्रेसिडेंट का। ये इसकी पावर है, ये इसका हेड बनने का तरीका ये इस तरीके से दिखाता है कि मैं हेड हूं। क्लियर है बात? तो प्रेसिडेंट जाके अपॉइंट करेगा लीडर ऑफ द पार्टी, मेजोरिटी पार्टी और मेजोरिटी कोलिशन, जो भी गठबंधन है, अलायंस है, जो भी मेजोरिटी अलायंस है, उसके लीडर को ये प्रेसिडेंट बोलेगा कि भाई साहब अब आप क्या करो, अब आप जाके इस देश के प्रधानमंत्री बनो। इनको ओथ दिलाएगा, इनको शपथ दिलाएगा। क्लियर है बात आती है समझ में? तो इस तरीके से होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव। तो ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये भी क्या हो गया, एक टाइप का इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया, क्योंकि यहां पे हम डायरेक्टली नहीं चूज कर रहे कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हमारे को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी। जिस भी पार्टी के पास लार्जेस्ट वोट्स हैं या लार्जेस्ट सीट्स इन दी लोकसभा, उसके हेड को, उसके लीडर को अपॉइंट किया जाता है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। क्लियर है बात? The Constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of the Prime Minister। कहीं पे भी वापस यही बात हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पे भी नहीं बताया है कि किस तरीके से आपको प्राइम मिनिस्टर चुनना है। ये अपन ने जो प्रोसीजर करा, ये कन्वेंशन है, इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे आउट। इसी तरीके से तो चुनोगे, और क्या प्रोसेस हो सकता है। क्लियर है? और इसके बारे में दिया क्या गया है? आर्टिकल 75 सेज ओनली दैट द प्रेसिडेंट शैल बी अपॉइंटेड बाय द द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर को। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी उठा के प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। कल को यह नहीं बोल सकता कि शाहरुख खान को प्रधानमंत्री बना दो या विराट कोहली को प्रधानमंत्री बना दो। यह अलाउड नहीं है। आपको एक सर्टेन कन्वेंशन, जो लोकसभा का इलेक्शन होगा, वहां से सीटें जाएंगी, हर सीट पे लोग बैठेंगे, वहां देखा जाएगा लोकसभा में किस पार्टी के पास मेजोरिटी है, उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। यह कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। However, this does not mean that the president is free to appoint only one as the prime minister। अपनी मर्जी से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता। ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, फिर जो प्राइम मिनिस्टर बन के निकलेगा उसी को आपको बनाना पड़ेगा। बट उसको गद्दी पे बैठाने का काम क्या है? सौभाग्य किसके पास है? वो है हमारे राष्ट्रपति के पास। अब चलते हैं आगे। तो आगे ये आते हैं हमारे लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आज तक कौन कौन हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री रह चुका है। तो इस पे लिस्ट पे वैसे आप देखेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कौन प्राइम मिनिस्टर कौन रह चुका है, बट ये क्या एक कुंजी है आपको पॉलिटी समझने के लिए। आपकी पॉलिटी जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप अभी भी क्या कर रहे हैं, समझने के बाद आपको रटना पड़ता है। पर अगर आप एक एक प्राइम मिनिस्टर की थोड़ी सी जर्नी देख लेंगे, यहाँ आपको पता पड़ जाएगा कौन कौन प्राइम मिनिस्टर किस टाइम था, उस टाइम देश में क्या सर्कमस्टांसेस थे, किस तरीके का माहौल था, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन थी, किस तरीके से इन्होंने डिसीजन लिए। तो आपकी आधी पॉलिटी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कौन से प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेप क्यों लिया, क्या कारण थे। क्योंकि आज तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हाइंडसाइट में देख रहे कि इन्होंने ये चीज करी, इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई, बोफोर्स कांड राजीव गांधी ने किया। हम हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं। हमारे आज के मंत्री तो पुरानी बातों को उछाल उछाल के दिखाते हैं हमारे को। तो उसके पीछे क्या नुआंसेस थे या क्यों अमेंडमेंट लाए गए, किस कारण से हमारे 42nd अमेंडमेंट लाया गया, किस कारण से हमारे 44th अमेंडमेंट लाया गया। तो उस जर्नी को अगर आपको समझना है तो आपको थोड़ा थोड़ा सा इनका टेन्योर पढ़ने की जरूरत है। तो आप ढूंढिए, नेट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं अभी हल्का सा आपको हिरार्की या जो क्रोनोलॉजी है वो मैं आपको समझा देता हूँ, किस तरीके से हमारा चालू हुआ, वो हल्की सी ब्रीफिंग में आपको दे देता हूँ। बट इसको अगर आप डिटेल में भी पढ़ना चाहें और सबका टेन्योर देखना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएं कि इनके ऊपर अपन वीडियो बनाएं। तो अपार्ट फ्रॉम दी टेक्सचुअल थिंग और दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसके अलावा मैं इसके ऊपर भी आपके वीडियो बना सकता हूँ डिस्कसिंग दी टेन्योर ऑफ वेरियस प्राइम मिनिस्टर्स इन आवर कंट्री। सारे नहीं तो भी जो महान थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में तो अपन चर्चा कर ही सकते हैं। क्लियर है बात? तो हमारा भारत देश जब अंग्रेज जाते हैं तो सबसे पहले सत्ता किसको सौंप के जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू को जाके सत्ता सौंप के जाते हैं। ये इनके प्रधानमंत्री होते हैं जब तक इलेक्शन नहीं होते। फिर ऐसा नहीं है कि इलेक्शन होते हैं तो इनको हटा दिया जाता है। ये भारत के सबसे चहीता प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लोगों की बहुत सारा फॉलोइंग थी इनके पीछे। तो वापस से यही प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1952 में।
1952 में हमारा 52 में हमारा पहला इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन। लोकसभा की सीटें तय होती है, लोकसभा में लोग आते हैं। इससे पहले तो क्या था, टेम्पररी थी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, वो ही लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करती थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 1951-52 में सबसे पहले इलेक्शन हमारे यहाँ पे हुए और इनको वापस से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब इनकी पॉपुलैरिटी देखिए, 1952 में ये थे, 57 में भी यही रहे, 5 साल बाद 57 में भी ये रहे, 62 में भी यही रहे, 62 के बाद आगे 67 में भी ये रहने चाहिए थे। बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली 64 में इनकी मृत्यु हो गई। 64 में इनकी मृत्यु हो गई तो बनाया गया गुलजारी लाल नंदा को प्राइम मिनिस्टर, टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर या फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं। तो जब भी आपका प्राइम मिनिस्टर जो सीट पे होता है, इनकम्बेंट होता है, वो मर जाता है या वो किसी वजह से वो पोस्ट ऑफिस खाली हो जाता है, तो उस पोस्ट पे एक प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो वो बनाए गए गुलजारी लाल नंदा बनाए गए ऑन दी बेसिस कि ये सबसे सीनियर आदमी थे पार्टी के, तो इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया गुलजारी लाल नंदा जी को। ये कुछ 8-10 दिन रहे प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे, क्योंकि फिर वापस आपको क्या होता है, आपको लीडर चुनना है। मैंने आपको क्या बताया, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पहले कौन था, जवाहरलाल नेहरू लीडर था, पर जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो गुलजारी नंदा को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब जब तक नया लीडर चुने तब तक ये गद्दी पे थे। फिर चुना गया लाल बहादुर शास्त्री को, इनको बना दिया लीडर ऑफ द पार्टी, अनाउंस कर दिया पार्टी ने। पार्टी मेजोरिटी में तो कांग्रेस ही थी, तो सत्ता का जो आदमी होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का हकदार कौन होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का लीडर ही होना चाहिए, यही कन्वेंशन है। तो गुलजारी लाल नंदा के बाद इनको बनाया गया, क्योंकि ये तो केयर टेकर थे, इनको बनाया गया, इनको लीडर चूज किया गया पार्टी में और फिर इनको प्राइम मिनिस्टर की गद्दी सौंप दी गई। अनफॉर्चुनेटली ये भी ज्यादा टाइम नहीं टिक पाए बेचारे, 66 में इनकी भी मृत्यु हो गई, ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई। जब ये पीस ट्रीटी साइन करने गए थे तो इनका देहांत हो गया। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इनकी डेथ है। बोला जाता है कि इनको कार्डियक अरेस्ट आया, बट इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज भी हैं कि इनको पॉइजन देके मारा गया, बट दैट इज टॉपिक फॉर सम अदर डे। अभी के लिए अपने को क्या समझना है कि 66 में इनकी भी मृत्यु हो गई। वापस क्या हुआ भैया, लीडर की पोस्ट खाली हो गई तो वापस से गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया कि भैया थोड़े दिन जब तक हम प्राइम मिनिस्टर चूज करें, लीडर ऑफ द पार्टी चूज करें, तो आप गद्दी संभालें। ठीक है, भैया ने संभाली। इसके बाद लीडर ऑफ द पार्टी बनाया गया इंदिरा गांधी को। किसको बनाया गया, इंदिरा गांधी को लीडर ऑफ द पार्टी बनाया गया। अब यहां पे क्या हुआ, कांग्रेस में ही थोड़ी सी आपस में मुठभेड़ होने लग गई, यहां थोड़े से ग्रुप्स बनने लग गए। कुछ लोग चाहते थे मोरारजी देसाई बने, कुछ लोग चाहते थे कि भैया हमारे को कंट्रोल रखना है। बड़े बड़े जो दिग्गज नेता थे वो चाहते थे कि हमारे को हमारा कंट्रोल बनाए रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नई एक किसी लेडी को या नई किसी आदमी को जिसके पास जो ज्यादा पावर्स नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम ही शी वाज न्यू इनटू द पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ खास था नहीं इनके पास। हालांकि ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, कुछ पोर्टफोलियो भी संभाल रही थी ये, बट इतनी कोई पावरफुल लेडी ये नहीं थी उस टाइम जब इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो इनको एज अ टूल यूज करते हुए इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया बाय सम दिग्गज पीपल ऑफ द कांग्रेस। बट ये उल्टा फिर बैकफायर कर गया। अब ये फिर इतनी पावरफुल हो गई होते होते कि ये देश की सबसे पावरफुल प्रधानमंत्रियों में से एक बन गई। क्लियर है। फिर आए आपके मोरारजी देसाई। अब ये काफी समय तक रही, ये इंदिरा गांधी जी थी जो 66 में बनी एज अ लीडर, 67 में इलेक्शन वापस हुए, 62 में हुए थे, 62 के बाद अब होने थे 67 में। तो जब तक 66 से 67 तो इनको बनाया गया, लीडर बना के इनको बनाया गया, बट 67 में अब नए इलेक्शन होने थे, तो नए इलेक्शन में भी 67 में ये विजयी हुई और ये 71 तक प्राइम मिनिस्टर रही। वैसे तो 67 से 72 तक का इनका टेन्योर था, बट 71 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि आप लोकसभा डिसॉल्व कर दीजिए, क्योंकि कांग्रेस में रिफ्ट्स क्रिएट होने लग गए थे। मोरारजी साइड अलग जा रही थी 69 में, वो अलग ही कांग्रेस बन रही थी। तो दो कांग्रेस के फैक्शन हो गए यहाँ पे, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, दो फैक्शन हो। आर वाला जो था वो इंदिरा गांधी जी का था और वो था जो ओल्डर जो लोग थे वो कांग्रेस के थे। तो मोरारजी देसाई की जो विंग थी वो अलग हो गई। क्लियर है बात। तो इन्होंने 71 में बोला कि भैया आप तो लोकसभा डिसॉल्व करो, मैं कांग्रेस आर की तरफ से वापस से मेजोरिटी लूंगी और वापस से प्राइम मिनिस्टर बनूंगी, ये इनकी मंशा थी। इस दरमियान इन्होंने क्या है, पब्लिक के लिए बहुत कुछ करा। पब्लिक जो सोशलिस्ट हमारा कंसेप्ट था उसको बहुत ज्यादा इन्होंने लागू करा, प्रीवी पर्स हटाया इन्होंने, साथ ही साथ आपका नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करा। तो जनता इनसे ज्यादा बहुत ज्यादा खुश थी और जनता के कॉन्फिडेंस के चलते इनको कॉन्फिडेंस था कि भैया मैं प्रधानमंत्री अपने आप ही बन जाऊंगी, मेरे को इन पुराने लोगों की जरूरत नहीं है, इन डोगरों की जरूरत नहीं है मुझे अब। तो ये इनके ऊपर क्या था, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आने लग गया और ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहा, देश के लिए भी बहुत अच्छा रहा। बट ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस में भी कन्वर्ट होने लग गया। खैर वापस वो अलग कहानी है, उसकी डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे।
तो 71 में इन्होंने वापस इलेक्शन कराए, 71 से 76 का टेन्योर था, बट 76 में इमरजेंसी लगने की वजह से ये टेन्योर 77 तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो यहां तक प्रधानमंत्री कौन रही? इंदिरा गांधी रही। बट इमरजेंसी की वजह से वापस, मैंने आपको बोला, ओवर कॉन्फिडेंस आया, बहुत सारी चीजें उन्होंने जल्दी जल्दी कर दी, देश की जनता इसको समझ ही नहीं पाई, इनको भांप ही नहीं पाई कि इतनी जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल अपोजिशन बहुत बढ़ने लग गए, जिस वजह से क्या हुआ, फिर इनकी सरकार 77 वाले इलेक्शन में नहीं टिक पाई और 77 में आए मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने गद्दी संभाली, जो एक वापस कोलिशन था बहुत सारी पार्टियों का। तब की पार्टियों का एम क्या था? कांग्रेस को सत्ता से हटाओ, इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाओ। इंदिरा गांधी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती जा रही है, इतनी पावर अगर हम दे देंगे तो फिर वन मैन पॉलिटिक्स हो जाएगी, ये नहीं चलने देना। तो अपोजिशन ने एकदम सबने जुड़ जुड़ के, बहुत सारी पार्टियों ने जुड़ के क्या करा, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट मोर्चा निकाला और फिर वो सक्सेसफुल भी हुए। 1977 में क्या हुआ, मोरारजी देसाई गद्दी पे आ गए। बट क्योंकि जैसा आपको पता है, जब बहुत सारे लोग विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, क्योंकि ये जो जुड़े थे लोग, ये सबकी सबकी आइडियोलॉजी सेम नहीं थी, सब अलग तरीके से देश को देखते थे, सब अलग तरीके से देश के अंदर प्रोग्रेस चाहते थे। तो जब इतनी सारी आइडियोलॉजीज मैच करेंगी तो वो कभी भी एक साथ नहीं चल सकती। तो मात्र 2 साल के अंदर क्या हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। मात्र 2 साल के अंदर सरकार गिर गई, क्योंकि जो जो लोग जुड़े थे, जो जो पार्टियां जुड़ी थी, सब ने अपने अपने अलग अलग रास्ते ले लिए, कुछ ने अलग ले लिए, कुछ जुड़े हुए रहे, कुल मिला के मेजोरिटी इनके हाथ से छूट गई और 2 साल बाद ही मोरारजी की सरकार गिर गई। फिर आए चरण सिंह जी, ये भी उसी कोलिशन का पार्ट थे, उसी कोलिशन का पार्ट थे। किस कोलिशन का? जिस कोलिशन का पार्ट मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई कॉन्फिडेंस साबित नहीं कर पाए तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अनफॉर्चुनेटली थोड़े टाइम बाद ये भी प्रूव नहीं कर पाए, ये भी 6, 7, 8 महीने रहे। इसके बाद क्या किया गया, इन्होंने भी गद्दी छोड़ दी, ये भी कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाए और फिर लोकसभा को ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया। इनके बाद, चरण सिंह के बाद लोकसभा को ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया। फिर 1980 में वापस इलेक्शन कराए गए, 1980 में वापस से इलेक्शन कराए गए और उस इलेक्शन में वापस से जीत के आई इंदिरा गांधी। मतलब लोगों के अंदर नफरत नहीं थी, लोग अभी भी इंदिरा गांधी को चाहते थे, क्योंकि इंदिरा गांधी काफी कुछ कर चुकी थी इस टेन्योर में, इस पुराने टेन्योर में काफी कुछ कर चुकी थी। बट क्योंकि यहां पे जो अगेंस्ट वाली पार्टियां थी इतनी सारी हो गई थी और अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी लेके आई थी कि थोड़े से लोग बुद्धि से हीन हो गए थे, थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे, इस वजह से इनको फॉर द टाइमिंग हटाया। बट जब इन लोगों ने सरकारें चलाई या इन लोगों ने देश चलाया तो लोग बिल्कुल नाखुश हो गए कि इनको तो बिल्कुल नहीं चलाना था, इट इज बेटर वी गिव द चांस बैक टू इंदिरा गांधी। और 80 में वापस आ गई आपकी इंदिरा गांधी, 80 के दशक में वापस आ गई आपकी इंदिरा गांधी। 80 से 84 इंदिरा गांधी ने काफी काम किए, देश चलाया। 84, 85 तक इलेक्शन होने थे, 84 एंड में इलेक्शन होने थे। बट उससे कुछ दिन पहले क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, 2 महीने पहले इनकी मृत्यु हो गई। असैसिनेशन बाय दी सिख गार्ड, जो इनके गार्ड थे उन्होंने इनका असैसिनेशन कर दिया। क्या है कहानी, उन डिटेल्स में मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ब्रीफिंग दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तो इसमें डीप डाइव करिएगा, देखिएगा क्या क्या कहानियां हैं, ठीक है। तो अब 84 में इनकी मृत्यु हो गई, अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई, 2-1 महीने रह गए थे। तो उस टाइम के लिए बनाया गया 2 महीने के लिए इनके पुत्र को प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी को पुत्र बनाया, जो इनके पुत्र थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया 2 महीने के लिए। फिर 2 महीने के बाद ऑफिशियल इलेक्शन वापस हुए। तो 84 से लेके जो 89 के जो पीरियड था उसमें चुन के भी कौन आए, राजीव गांधी चुन के आए। पहले तो 2 महीने इनको बनाया गया कि भैया अभी 2 महीने बाद तो इलेक्शन होने ही है, तो 2 महीने तक आप प्राइम मिनिस्टर बने रहो, आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। फिर इनको लीडर ऑफ द पार्टी बना ही दिया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनाना था तो लीडर होना जरूरी था, तो लीडर ऑफ द पार्टी बनाया। 2 महीने बाद जब इलेक्शन थे 84 में, तो इनको वापस मत से, मेजोरिटी से, इनकी मेजोरिटी वन ऑफ द हाईएस्ट मेजोरिटी, और आई सपोज हाईएस्ट मेजोरिटी इस भारत देश में कभी अचीव हुई है तो राजीव गांधी के टेन्योर में ही हुई है। तो राजीव गांधी को वापस 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, या इनको मौका मिला, सौभाग्य मिला 5 साल का प्राइम मिनिस्टर बनने का। क्योंकि यहां पे बनाया गया नहीं, बनाया इनको सिर्फ 2 महीने के लिए गया था शुरू में, जब उनकी डेथ हुई थी, नए इलेक्शन आने तक इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। बट 84 में तो ये मैंडेट के साथ आए, विद द हाईएस्ट मैंडेट एवर, क्लियर है। फिर 84 से इन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम करे, शुरू के 2-3 साल काम तो इनके अच्छे ही थे। अगर आप राजीव गांधी को पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से शायद वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया हैड। तो इन्होंने आफ्टर जवाहरलाल नेहरू ऑफ कोर्स, तो 84 के बाद इन्होंने काफी सारी अच्छी चीजें भी करी इस भारत देश के लिए। लेकिन फिर एंड जब इनका टेन्योर खत्म हो रहा था, इनका टर्म खत्म हो रहा था, तो इनके ऊपर थोड़े बहुत एलिगेशन लगने लग गए, जहां से इनकी पॉलिटिक्स थोड़ी खराब हो गई, या पॉलिटिकल लाइफ इनकी खराब हो गई। बोफोर्स कांड हुआ, जो प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जेल सिंह, उनके साथ इनके कुछ डिस्प्यूट हो गए, लिट्टे जो तमिल लिबरेशन जो मूवमेंट चलता था उनमें थोड़े इनके बसड़े हुई, जिसकी वजह से फिर इनका फाइनली जाके असैसिनेशन भी हुआ।
तो कुल मिला के इनका टेन्योर अच्छा था, बट एंड जो पार्ट था इनके टेन्योर का या टर्म का, वहां पे थोड़ी सी गंदगियां चालू हुई, जिसकी वजह से फिर इनको सत्ता से हाथ धोने पड़े इन दी नेक्स्ट इलेक्शन। तो अब नेक्स्ट इलेक्शन में क्या हुआ 89 में, क्योंकि ये मैंने आपको बताया एंड आते आते ये थोड़े से इनफेमस हो गए थे, तो नए लोगों को लाने की वापस जरूरत थी। जब भी जनता को लगता है कि यार ये प्रधानमंत्री बहुत इनफेमस हो रहा है, क्योंकि पता कैसे पड़ता है लोगों को, मीडिया के थ्रू या लोगों में जो बात होती है या अपोजिशन पार्टी जो गाना गाती है उसी के थ्रू पता पड़ता है। तो अब अपोजिशन पार्टी जोर चढ़ चढ़ के गाना गा रही है, मीडिया में इनकी बुराइयां हो रही है, तो जनता को लगा कि नहीं ही इज नॉट दी राइट प्राइम मिनिस्टर, तो इन्होंने बनाया वीपी सिंह को। एक बात यहां ध्यान रखना, ये ऐसी सरकार थी जिसको मेजोरिटी मिली थी, इसके बाद मेजोरिटी हासिल करना बहुत समय तक भारी हो गया था भारत के प्रधानमंत्री और भारत की लोकसभा को। किसी भी पार्टी को कोई खास मेजोरिटी यहां पे मिली नहीं, हमेशा कोलिशन गठबंधन की सरकारें ही आई हैं इसके बाद। हाँ, 2014 के बाद मनमोहन सिंह के बाद वापस 2014 में मोदी जी को वापस मेजोरिटी मिल रही है, बट इस दरमियान कोई भी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाया, सब कोलिशन गठबंधन की सरकारें ही बनी हैं। तो इसी गठबंधन के एक नमूने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह, जो मेरी नज़र में बोल रहा हूँ, आपका व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, जहां से हमारी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा ही रद्दी होने लग गई, बहुत ही ज़्यादा गंदी होने लग गई। तो इनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, कोलिशन सरकारें हुई, वापस डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग थे, सभा के जुड़े, अगेंस्ट राजीव गांधी, जिस तरीके से इनकी माँ के अगेंस्ट जुड़े थे, अगेंस्ट इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई एंड अदर आइडियोलॉजीज, इसी तरह विश्वनाथ प्रताप सिंह और वापस दूसरी आइडियोलॉजी के लोग जुड़े टू ब्रेक डाउन राजीव गांधी। यहाँ राजीव गांधी को हटाने के लिए ये सब जुड़े, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह बने प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री। बट इनका टेन्योर बहुत ही छोटा रह गया। आप अगर ऐसे देखोगे तो 89 से 90 11 महीने के लिए या 8-10 महीने के लिए ये प्रधानमंत्री रहे, ज़्यादा टाइम के लिए प्रधानमंत्री ने रहे। लोगों ने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया, आइडियोलॉजीज वापस ब्रेकआउट हो गई। जब भी ऐसी आइडियोलॉजीज मिलती हैं तो वो जुड़ के ज़्यादा समय तक नहीं कर पाती, वो किसी एक आदमी को गिरा तो देती हैं, सामने वाले अपोजिशन को गिरा तो देती हैं, बट वो साथ साथ भी नहीं चल पाती, क्योंकि सबके एम अलग हैं, सबके ऑब्जेक्टिव अलग हैं, सबका नज़रिया अलग है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर इनकी जगह ली चंद्रशेखर ने, ये भी इसी कोलिशन का पार्ट थे जिसके वीपी सिंह पार्ट थे। ये भी कुछ टाइम के लिए चले, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी ज़्यादा नहीं टिक पाए। और इस टाइम तक एक और बात ध्यान रखनी है, मैं आपको बता रहा हूँ ये कोलिशन सरकार है, पर इसका ये मतलब नहीं है मेजोरिटी में थे, ये मेजोरिटी में नहीं थे। अभी भी लार्जेस्ट पार्टी की अगर अपन बात करेंगे तो वो राजीव गांधी ही की थी। 89 के इलेक्शन जो हुए थे, 89 में जो इलेक्शन हुए थे, उसमें भी लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? राजीव गांधी की थी, बट वो मेजोरिटी अचीव नहीं कर पाई थी। जो मैंने आपको बताया 200-250 की जो मेजोरिटी थी उस टाइम की सीट्स के अनुसार, इस टाइम तो शायद 543 होगी थी, तो 272 की जो मेजोरिटी थी वो ये अचीव नहीं कर पाई थी। लार्जेस्ट पार्टी तो यही थी, सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं के पास थी, इसी कांग्रेस के पास थी, राजीव गांधी जिसके हेड थे। बट क्योंकि लोकसभा का सिस्टम यह है कि मेजोरिटी होनी चाहिए पार्टी की, 272 के ऊपर सीटें होनी चाहिए, वो ये अचीव नहीं कर पाए थे। और इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाने से मना कर दिया कि भैया मैं तो किसी के साथ नहीं बनाऊंगा, आपको जिसको बनाना है प्रधानमंत्री बना दो। तो वीपी सिंह बने, वीपी सिंह फेल हुए, चंद्रशेखर बने, ये भी फेल हुए, लोकसभा वापस डिसॉल्व। और इस टाइम तक आते आते राजीव गांधी वापस पॉपुलर होने लग गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली 1991 में क्या हुआ, उनका असैसिनेशन उनका भी हो गया, वो भी मर गए। तो फिर जाके इसकी सिंपैथी गेन करते हुए और पॉपुलैरिटी वापस आ ही चुकी थी। पीवी नरसिम्हा राव जो कांग्रेस के थे, इनको बनाया गया 1991 में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, मतलब वापस सौभाग्य मिला, इलेक्शन के थ्रू ही मिला, जनरल इलेक्शन हुए, सारे हुए, प्रोसेस हुए, बट मेजोरिटी यहाँ पे भी नहीं आई, क्योंकि मेजोरिटी राजीव गांधी को आ सकती थी। पीवी नरसिम्हा राव इतने कोई बहुत ज़्यादा, मतलब बोला जाता है कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बट इनके स्कैंडल्स भी बहुत ज़्यादा थे, इनके टाइम में हर्षद मेहता का जो कांड हुआ वो भी हुआ, तो ऐसे कोई खासा पॉपुलर नेता भी नहीं थे। तो इनको सरकार बनाने का मौका मिला 1991 में। 1991 से 96 इनकी जैसे तैसे सरकार चली, वापस थी कोलिशन की, प्योर मेजोरिटी तो इनके पास भी नहीं थी, कोलिशन की थी, पर जैसे तैसे देश के हालात इतने खराब हो चुके थे कि कोई तो चाहिए था देश चलाने के लिए। अब बिना प्रधानमंत्री के तो देश चल नहीं सकता, तो देश चला जैसे तैसे 96 तक। 96 के इलेक्शन हुए, अटल बिहारी वाजपेयी आए, वापस मेजोरिटी नहीं मिली, बट कोलिशन से अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और आप ये देखेंगे कि मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, 13 दिन बाद लोगों ने सपोर्ट वापस खींच लिया। डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट कंसेप्ट, डिफरेंट एम, डिफरेंट विजन नहीं चल सकते साथ, उन्होंने वापस सपोर्ट खींच लिया। फिर आए एचडी देवेगौड़ा, ये भी इस कोलिशन का पार्ट थे, ये भी थोड़ा टाइम चले, 11 महीने चले, इनसे भी वापस बाहर हो गए। फिर आए इंद्र कुमार गुजराल, ये चले,
ये भी नहीं चल पाए, इनको भी 11 महीने का पीरियड मिला है, सपोज यस 11 महीने का पीरियड मिला, 11 महीने काम किया इन्होंने, सरकारें वापस दूसरी पार्टीज ने वापस सपोर्ट खींच लिया, इनकी सरकार भी ब्रेक डाउन हो गई। फिर आए आपके अटल बिहारी वाजपेयी, पहले तो कुछ महीने के लिए आए, इनकी सरकार भी डिसॉल्व हुई, नए इलेक्शन हुए 1999 में, और 99 से लेके 2004 तक बने वापस अटल बिहारी वाजपेयी। इस बार इन्होंने टेन्योर पूरा किया, हालांकि अभी भी ये मेजोरिटी में नहीं थे, एक एनडीए अलायंस बनाया गया जिसके थ्रू ये पार्टी में आए, सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं थी यहाँ पे भी, तो एनडीए के थ्रू ये बने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी, वापस 1999 में, 1998 से 1999 थोड़े टाइम के लिए रहे ये, बट वो डिसॉल्व हुई, फिर 99 से 2004 की नई सरकार बनी। फिर इसके बाद तो रेस्ट यू पीपल ऑल्सो नो कि भैया 2004 के बाद तो 2014 तक मनमोहन सिंह थे, और 2014 से आज तक, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। यहां तक की कहानी तो आपको समझ में आ गई। तो ये कुछ इनका सिलसिला था, इनकी जो आपकी कहानी थी कि किस तरीके से कौन कौन प्रधानमंत्री आया। बहुत ही छोटे से ब्रीफ में मैंने आपको समझाया, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इन सबको पढ़ोगे, क्या क्या फेरबदल इस देश में हुए, किस किस तरीके से देश में एक चीज़ें लागू की गई, क्या क्या प्रोटेस्ट इनको झेलना पड़ा, किस किस तरीके से किस हदें इन्होंने क्रॉस करी लोगों ने, या किस तरीके की आइडियोलॉजीज चल रही थी लोगों के दिमाग में, सर्कमस्टांसेस क्या थे इस देश में, ये सब जानना अगर आपको है तो इस पर थोड़ा सा डीप डाइव करें, आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये थी आज की प्राइम मिनिस्टर की क्लास। अभी हु इज़ एलिजिबल टू बी द प्राइम मिनिस्टर, जो हल्के से कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट हैं वो जो पढ़ने, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में कन्वर्ट कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कैरी कर लेंगे। अभी के लिए हम इसको यहीं रोक देते हैं। आपको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट समझ में आ गई, प्राइम मिनिस्टर की पावर समझ में आ गई, कौन कौन प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, किस तरीके से इनकी गाड़ी चली है, ये अभी तक आपको समझ आ चुका है। छोटा सा पार्ट और है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।